नमस्कार, आई इंडिया न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम में मैं जूही जायसवाल आप सभी दर्शकों का विशेष स्वागत करती हुई आइए आपको मिलाते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री अशोक प्रजापति जी से। आइए आपको मिलाते हैं नेशनल अवार्ड से सम्मानित एवं असिस्टेंट प्रोफेसर श्री आशीष स्वरूप जायसवाल जी से। आप सभी जानते हैं इस कोरोना दौर में हम सभी को विशेष समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिसमें से एक अहम समस्या शिक्षा भी है। इस शिक्षा पद्धति का विकास करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा की प्रणाली चलाई गई है, जिसमें से हमें कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आइए हम जानते हैं कुछ जानकारों से जो आज हमारे बीच हैं। हम जानेंगे अशोक प्रजापति से इस ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों के मानसिक विकास पर और उनके शारीरिक विकास पर क्या असर पड़ रहा है। ऐसी कोरोना महामारी में जो कॉलेज बंद हैं, विद्यालय बंद हैं, सबसे बड़ी समस्या है बच्चों को शिक्षित करना। और ये शिक्षित करने की योजना सरकार की ने ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली जो अपनाई है, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली बहुत सफल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अल्प समय के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक ठीक नहीं। क्योंकि जब बच्चा टीचर के सामने बैठा होता है, जब फेस टू फेस बात करता है, उसका असर दूसरा पड़ता है। ऑनलाइन परीक्षा में बच्चा कहाँ पर है, क्या है, ये पता नहीं चल पाता, या मोबाइल वो कितनी बात कर रहा है या कांटेक्ट में है कि नहीं है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत सफलपूर्ण नहीं है। इसके लिए तो मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट ने केवल एक ये योजना इसलिए बनाई कि बच्चा घर में न बैठा रहे और वो बच्चा शिक्षा से जुड़ा रहे, केवल इस बात की योजना है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस जो है पूरी तरह से तब तक सफल नहीं होंगे जब तक सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं होगा। प्रजापति जी, जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा स्थायी रूप से हमारे देश में चलाई जा सकती है, लेकिन जैसे कि विदेशी लोग ऑनलाइन शिक्षा को स्थायी रूप से अपने देश में पूरी तरह से चलाए हुए हैं, अगर भारत में भी स्थायी रूप से ऑनलाइन शिक्षा चल जाए तो हमारे देश के बच्चों के विकास पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, विदेशों में अपने भारत देश में बहुत अंतर है। हमारा भारत देश बहुत संपन्न राष्ट्र नहीं है, विदेश जो है संपन्न राष्ट्र है। उनके पास संसाधन है, और संसाधन होने के नाते ग्रामीण अंचल में भी, शहर के अंचलों में लोग अवेयरनेस है, उनके अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता है, इसलिए सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। उनमें तो सफल हो सकता है, लेकिन हमारे देश में ऑनलाइन क्लासेज एंड्रॉयड फ़ोन से चलाना बड़ा दुर्लभ है। कुछ परसेंटेज में मैं ये मान के चलता हूँ कि 30% ऑनलाइन क्लासेज तो सफल हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारा देश 100% बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से फलीभूत कर लेगा तो ये बिल्कुल इस समय असंभव है। जी, अब हम जानेंगे आशीष जायसवाल जी से कि ऑनलाइन शिक्षा, जैसे कि गरीब बच्चे हैं जो कि मोबाइल फ़ोन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स पर ही पॉसिबल है, तो हम कैसे उन बच्चों के लिए क्या मदद कर सकते हैं, या ये कितनी वहाँ पर विकसित है, ऑनलाइन शिक्षा वहाँ पर कितनी विकसित होगी या कितना कार्यरत रहेगी। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा भारत में बहुत ज़्यादा सफल नहीं नज़र होती आ रही। कारण ये रहा कि भारत सरकार ने स्वयं जैसा पोर्टल बनाया, जहाँ पर swayam.government.in पर आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पर एक बेसिक लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक की शिक्षा उपलब्ध है, जहाँ पर एक प्राइमरी के बच्चे से लेकर IIT तक के बच्चे की मेडिकल की तैयारी, अन्य बहुत सी चीज़ें हैं। मगर यहाँ पर भारत अभी एक विकासशील देश है, जहाँ पर विकासशील होने के नाते आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी कमियां रही हैं, भारत में शिक्षकों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की। ऑनलाइन कोरोना जैसे दौर में ऑनलाइन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर वहाँ पर हमें सबसे बड़ी कमी देख पा रहे हैं कि जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, वो मोबाइल ना होने के नाते, इंटरनेट ना होने के नाते, बिजली नहीं है, कहीं पर बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पा रही। वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। भारत का 50% जो भी प्राइमरी का बच्चा है उसके पास बेसिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं, तो ऑनलाइन शिक्षा यहाँ पर भलीभूत होती नजर नहीं आ रही। प्रजापति जी से जानेंगे कि देश ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को चलाने से देश की आर्थिक व्यवस्था पर क्या असर आएगा। आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर आएगा। उसका कारण है, जब विद्यालय कॉलेज बंद हैं, फीस नहीं आएगी तो शिक्षकों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा में तो ये कि बच्चा घर में बैठा है, वो मोबाइल देख रहा, पढ़ रहा है, लेकिन जो कॉलेज हैं खुले हैं, जिन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है, भवन बनाया है, सारे संसाधन रख रखे हैं, उनकी दशा बहुत खराब हो जाएगी। छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूँ एक कॉलेज के बारे में, जिस कॉलेज में हूँ, श्री कृष्णा कॉलेज में, हमारे यहाँ मई तक का तो वेतन दे दिया गया, लेकिन मई के बाद पैसा जब आएगा नहीं, फीस नहीं आएगी, तो टीचर्स को वेतन कहाँ से दिया जाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है। अर्थव्यवस्था तो हमारे देश की वैसे भी निम्न होती चली जा रही है। यद्यपि सरकार चाह रही है कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करें,
लेकिन ये अभी संभव नहीं, कम से कम 4 साल तक अर्थव्यवस्था हमारी इसी दशा में रहेगी। इसलिए ऑनलाइन क्लासेज वो बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, जब तक संसाधन मुहैया नहीं होंगे। अब आशीष जी से जानेंगे, क्या ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों का जो समय है वो बच रहा है या ज़्यादा उनका खपत हो रही है? देखिए, हम यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए बच्चे विद्यालय जाते थे तो विद्यालय जाकर वो बहुत कुछ सीखते थे। वो प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है। जब बच्चा घर से निकलता है, ड्रेस पहनता है, तो उसके अंदर एक भावना ऐसी रहती है कि हम एक जगह पर कहीं जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, मगर घर पर बच्चा बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन जब ले रहा होता है तो उसके अंदर कोई भावना नहीं अंदर से उत्पन्न हो पाती है कि हम शिक्षा ले रहे हैं या कुछ। हम जैसे आपको एग्जाम्पल एक देना चाहेंगे कि जैसे सीतापुर में जो शिक्षण संस्थान है उसमें श्री कृष्णा ने ऑनलाइन एजुकेशन चलाया, शिवम अग्रवाल, श्री पार्श्वनाथ और 1-2 कॉलेजों ने चलाया। बाकी क्यों नहीं चला पाए, इस पे भी चर्चा की जानी चाहिए। क्यों नहीं चला पाए? संसाधन उपलब्ध नहीं थे, या ग्रामीण अंचल होने के कारण नहीं चला पाए, या उनके शिक्षकों के पास ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं थी। फायदों की अगर बात कर ली जाए तो ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों का समय भी बच रहा है। उसके अलावा बहुत से फायदे हैं कि शिक्षक, मान लीजिए कोई बाहर है, हम किसी का गेस्ट लेक्चर कराना चाहते हैं, उसका यहाँ पर लोकल में आना संभव नहीं है, तो वहाँ पर सदुपयोग हो सकता है, समय का भी सदुपयोग हो रहा है, उसको मैन पावर भी हम यूज़ कर रहे हैं। मगर यहाँ पर एक चीज़ बेसिक लेवल पर, जैसे भी प्रजापति सर बता रहे थे, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हैं और बहुत ही जिले के एक सम्मानित शिक्षक हैं, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो भी विद्यालय की इनकमिंग होती है, इनकमिंग का 75 to 80% हम लोग गवर्नमेंट को लिख के देते हैं कि हम अपने शिक्षकों पर, छात्रों पर, उनकी सुविधाओं पे खर्च करेंगे। तो जब विद्यालय के पास नहीं होगा तो 75 to 80% कहाँ से खर्च करेगा? और नीड्स जब तक नहीं पूरी होंगी तब तक उसका फायदा हम नहीं बता सकते। हम फायदा केवल इतना है कि समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं, दूर दराज से हम बच्चों का गेस्ट लेक्चर करा दे रहे हैं, बाकी इसके अलावा हमको फायदा बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, जैसा कि पहले बता चुके हैं, और यहाँ पर बहुत सी समस्याएं ज़्यादा हैं और उसके अलावा संसाधन भी उपलब्ध नहीं।